बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्कस करने को, जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो आइए स्टूडेंट्स जरा देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है और इसकी क्या एप्लीकेशंस है। स्टूडेंट्स, आज का आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको याद दिलाता जाऊं, और वो बात ये थी कि मैंने डिस्कस किया था लास्ट आर्टिकल में भी कि इस चैप्टर फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर, क्योंकि जब भी हम किसी आर्टिकल को पढ़ेंगे तो उसमें फ्लूइड को तो पढ़ेंगे, लेकिन हमने जब भी किसी चीज की मैथमेटिकल फॉर्म या मैथमेटिकल डेरिवेशन करनी है तो जो फ्लूइड मैं इमेजिन करूंगा वो एक आइडियल फ्लूइड होगा। और वो आइडियल फ्लूइड क्या होता है, उसकी तीन बातें आपको याद होंगी कि आइडियल फ्लूइड नॉन विस्कस होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है और स्टेडी फ्लो होता है। तो आज के आर्टिकल को भी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं यही बताऊंगा कि मैं जो फ्लूइड कंसीडर कर रहा हूं उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो आपने कहना है कि कंसीडर a नॉन विस्कस जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो। आपको याद है ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। मिसाल के तौर पर शहद नहीं यूज कर सकते, शहद की विस्कोसिटी तो बहुत ज्यादा है। शहद के मुकाबले में पानी की विस्कोसिटी कम है, लेकिन पानी के मुकाबले में हवा की विस्कोसिटी और कम है। तो हमें कोई ऐसा फ्लूइड चूज करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा जिसकी विस्कोसिटी ना हो। अब हकीकत तो नहीं ऐसा हो सकता, लेकिन हम करीब करीब जो जीरो के हो गया हम उसको चूज करेंगे। दूसरी बात, हमारे पास जो भी फ्लूइड हम यूज कर रहे हैं वो इनकंप्रेसिबल हो, वो कंप्रेस ना हो सकता हो। जब कंप्रेस नहीं हो सकता होगा तो इसको आसान अल्फाज में मैं कहूंगा कि उसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो। तो ये हमारे पास डेंसिटी का सिंबल देख लें, इसे बोलते हैं रो। तो डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। और तीसरी बात जो है कि वो फ्लूइड जब फ्लो करे, जब वो बहे तो बड़ा स्मूथ बहे, जिसे हम बोलते हैं कि उसका फ्लो स्टेडी फ्लो हो। स्टेडी फ्लो कौन सा फ्लो होता है? जिसमें स्पीड ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। इसे हमने स्टेडी फ्लो के साथ साथ स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोला था। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऐसा फ्लूइड जिसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन हम कर सकते हैं। अब ये मैथमेटिकल डेरिवेशन करने से पहले जरा आइए एक दफा देखते हैं ये फ्लूइड किस तरह से फ्लो करता है। स्टूडेंट्स जरा देखिए, ये मेरे पास एक पाइप है और इस पाइप के अंदर एक फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है। आइए जरा इस फ्लूइड को देखते हैं और मैं यहां से पाइप का ये जो एरिया है ये आपके सामने हटा देता हूं। ये है वो फ्लूइड जो इसके अंदर फ्लो कर रहा है। आइए इस फ्लूइड के अंदर कुछ पार्टिकल्स भी इमेजिन कर लेते हैं जो वो फ्लो कर रहे हैं। जब ये पार्टिकल्स फ्लो कर रहे होंगे, आप देख रहे हैं पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, और ये फ्लूइड है ये इनकंप्रेसिबल भी है और नॉन विस्कस भी है, यानी कि ये एक आइडियल फ्लूइड है जो इस पाइप में से पास कर रहा है। अच्छी बात यहां ये है कि पाइप का जो एरिया है वो टोटल कांस्टेंट है। शुरू में भी पाइप की जितनी मोटाई है, बाद में भी पाइप की उतनी ही मोटाई है। लेकिन जस्ट इमेजिन करें अगर इस पाइप की जगह हमारे पास पाइप कुछ इस तरह से होता कि एक तरफ से उसका एरिया ज्यादा होता और एक तरफ से उसका एरिया कम होता, और फिर जरा इमेजिन करें कि अगर मैं इसका एक एंड जो है वो थोड़ा सा हाइट पर ले जाऊं। अब ये जब मैं चेंजेस करूंगा तो फ्लूइड का फ्लो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगा, इसकी स्पीड अब हर जगह पर कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्या होगा उस स्पीड को, ये तो आज का हमारा आर्टिकल है ही, लेकिन जरा ये डायग्राम जरा गौर से देख लीजिए, क्योंकि इसी डायग्राम को मैं अभी आप लोगों के सामने बनाऊंगा। नाउ स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें कि मैं ये पाइप आप लोगों के सामने बनाऊंगा, और जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि पाइप का जो डायमीटर है वो एक तरफ से कम और एक तरफ से ज्यादा है, और इसी तरह से हमारे पास पाइप की हाइट भी एक तरफ से
कम है और एक तरफ से हाइट ज्यादा है। मैं इसको पाइप का लोअर एंड कह देता हूं और इसको पाइप का डेफिनेट है कि अपर एंड कह देता हूं। जस्ट इमेजिन करें, पानी की एक फ्लूइड की एक लेयर यहां मौजूद है और क्योंकि पीछे से भी पानी आ रहा है तो ये जो फ्लूइड की लेयर होगी ये आहिस्ता आहिस्ता आगे को मूव करेगी। सपोज करें ये यहां तक आ गई और यहां से मैं कहूंगा कि इस पाइप में लोअर एंड पर जो फ्लूइड ने डिस्टेंस मूव किया मैं उसे डेल्टा x1 कह देता हूं। तो डेल्टा x1 वो डिस्टेंस है जो पाइप के निचले एंड पर, लोअर एंड पर उस फ्लूइड ने मूव किया और उसको मूव करना था क्योंकि पीछे से भी जो है वो फ्लूइड आ रहा है, फ्लो मुसलसल है। और ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये जो पाइप का एरिया है, इसे मैं कह देता हूं A1। और यहां जो मैंने शेडेड रीजन में जितना पानी का मैस है मैं इसे कह देता हूं डेल्टा M1। और जो यहां पर फ्लूइड की स्पीड है स्टूडेंट्स, वो स्पीड भी सोच लें, उसे मैं कह देता हूं V1। तो वो सारे फैक्टर्स जो लोअर एंड पर मौजूद है मैंने उनको 1 से डिनोट कर दिया और ये सारी बात आप लिखेंगे। और ये सारी बातें जो आप लिखेंगे किस लिए लिख रहे हैं? क्योंकि आप मैस फाइंड आउट करेंगे लोअर एंड पर, मैस फाइंड आउट करेंगे लोअर एंड पर। और ये डेरिवेशन करने से पहले आप सारी बातें ये लिखेंगे कि सपोज करें एट लोअर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A1, द फ्लूइड मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ डेल्टा x1 विद वेलोसिटी v1, द मैस डेल्टा m1 इज शोन इन द शेडेड रीजन। और ये पूरा पैराग्राफ आपको बुक के इस पेज पर नजर आएगा जो आपको दिखा रहा हूं। तो ये पैराग्राफ आपने वहां से एग्जैक्ट लिख लेना, मैं आपके सामने सिर्फ कैलकुलेशंस करता हूं। नाउ स्टूडेंट्स, क्या मालूम करना हमने? वो मैस जो लोअर एंड पर है, ये शेडेड रीजन में जो मैस है ये मालूम करना है। और मैस किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? मैस बराबर होता है डेंसिटी। चलिए मैं पहले डेंसिटी लिख देता हूं, बाद में सिंबल्स दे दूंगा। तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ये हमारे पास मैस का फॉर्मूला है। लेकिन मैस लोअर एंड पर तो मैंने डेल्टा M1 बोला है, तो डेल M1। डेंसिटी को मैंने आपको पहले ही बताया था रो कहूंगा, लेकिन लोअर एंड है तो रो 1 कहूंगा, इनटू वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम क्या है जरा तवज्जो से सुनिएगा स्टूडेंट्स, एरिया और वॉल्यूम में फर्क करना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये मेरे पास एरिया, अगर आप आसान अल्फाज में याद रखना चाहें, एरिया एक फ्लैट चीज होती है, एक 2D चीज का एरिया होता है, जबकि वॉल्यूम जो है वो एक 3D चीज का होता है। और अगर आप इसमें फर्क देखना चाहें तो मैं आपको कुछ एग्जांपल से फर्क दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये मेरे पास एक सर्कल है, फ्लैट है, इसका एरिया होगा, लेकिन यही सर्कल जब अपने एक्सिस पर रोटेट करे तो ये मेरे पास जो चीज बनी ये अब एक स्फीयर है, ये एक फ्लैट चीज नहीं है, इसका जो होगा वो वॉल्यूम होगा। बिल्कुल इसी तरह से ये मेरे पास एक स्क्वायर है, ये एक 2D चीज है, एक फ्लैट चीज है, लेकिन अगर मैं इस स्क्वायर को इस तरह से आपके सामने मूव करवाऊं तो ये जो नई शेप बनेगी ये हमारे पास वॉल्यूम होगा इसका, क्योंकि ये एक 3D शेप है। तो बिल्कुल ऐसे ही जरा इमेजिन करें कि हमारे पास ये पाइप का सर्कुलर एंड है और जब आप इसको भी थर्ड एक्सिस में मूव करोगे तो हमारे पास ये एक 3D शेप बन जाएगी और अब इसका होगा वॉल्यूम। और इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा? इसका वॉल्यूम होगा वो जो एरिया है और वो जो लेंथ है जो हमने थर्ड एक्सिस में लिया उसको मल्टीप्लाई कर दे। और वैसे भी हमें मालूम है कि एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, और मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब होता है, और मीटर क्यूब इसका यूनिट होता है वॉल्यूम का।
यानी कि अगर आपने किसी भी चीज का वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो आप एरिया को थर्ड डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दें, वो डिस्टेंस जो भी थर्ड डायमेंशन में है, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। इसी एग्जांपल में स्टूडेंट्स ये वो एरिया है और ये वो थर्ड डायमेंशन है जिसकी डिस्टेंस डेल्टा x1 है। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम में मैं लिख रहा हूं एरिया इंटू डिस्टेंस जो फ्लूइड ने मूव किया है। नाउ स्टूडेंट्स, डिस्टेंस क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा इक्वेशंस ऑफ मोशन में चैप्टर नंबर 3 में s इज इक्वल टू vt कि डिस्टेंस वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट होता है। तो ये भी तो डिस्टेंस है ना, डेल्टा एक्स, बस मैंने s की जगह आज क्या नाम दिया हुआ, डेल्टा x1। तो हमारे पास अगर मैं इससे रिप्लेस कर दूं तो डेल्टा m1 एज इट इज, ρ1 एज इट इज, a1 डेल्टा x की जगह वेलोसिटी इंटू टाइम आ जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहां की, तो यहां की वेलोसिटी v1 है और टाइम जो है वो हमारे पास t आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास मैस आ गया फ्लूइड का, मैस ऑफ फ्लूइड, और कहां पर? मैस ऑफ फ्लूइड एट लोअर एंड, पाइप की निचली जगह पर जो मैस ऑफ फ्लूइड है वो ये। अब स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि हमारा जो फ्लूइड है वो इनकंप्रेसिबल है। अगर ये फ्लूइड की लेयर यहां से आगे मूव की है तो डेफिनेटली पानी हर जगह पर आगे मूव करेगा, और इसी तरह से इतना ही पानी यहां पर भी मूव करेगा। मैं उसको भी आप लोगों के सामने शो कर देता हूं, और वो है हमारे पास ये शेडेड रीजन। अब क्योंकि ये सारी बातें अपर एंड की कर रहा हूं तो इस शेडेड रीजन का जो मैस है इसको मैं डेल्टा m2 कहूंगा, इसका जो एरिया है मैं उसको a2 कहूंगा, और ये जो डिस्टेंस यहां पानी मूव करेगा या जो भी फ्लूइड है वो मूव करेगा उसे मैं डेल्टा x2 बोलूंगा, और यहां जो फ्लूइड की स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, उसे मैं v2 कहूंगा। वही सारी चीजें हैं, लेकिन अब मैंने उनको अपर एंड के लिए जो है वो कंसीडर किया। नाउ स्टूडेंट्स, मैं फिर से मैस फाइंड आउट करूंगा। पहले मैंने मैस कहां फाइंड आउट किया था? एट लोअर एंड। अब मैं मैस फाइंड आउट करूंगा एट अपर एंड। तो मैस एट अपर एंड। नाउ स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे पास जो मैस का फॉर्मूला है वो सेम है, और आप वो सेम सारी लॉजिक लगाएंगे, आपको मालूम है एंड रिजल्ट तो यही आएगा। तो मैं अब आपके पास सिर्फ एंड रिजल्ट लिख रहा हूं, और मैं लिख रहा हूं कि सिमिलरली इसी तरह से सारी लॉजिक लगाकर डेल्टा m2 यानी कि अपर एंड पर मैस किसके बराबर आएगा? रो, लेकिन रो के साथ रो2, a1 लेकिन a1 की जगह a2, अपर एंड का एरिया v1, अपर एंड की वेलोसिटी हो जाएगी तो v2 बन जाएगा, और टाइम t है, टाइम तो सेम होगा। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूं, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 कहता हूं। इक्वेशन नंबर 1 बता रही है मैस एट लोअर एंड, ये वाला शेडेड रीजन का मैस, और इक्वेशन नंबर 2 बता रही है कि मैस एट अपर एंड यानी कि डेल m2। नाउ स्टूडेंट्स, यहां आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात। आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा होगा जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस कहता है कि मैस जो है वो कम या ज्यादा नहीं हो सकता, मैस ना ही क्रिएट किया जा सकता है, मैस ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जा सकता है, सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, लेकिन जितना सॉलिड में मैस होगा जब वो लिक्विड बनेगा मैस उसका उतना ही होगा, अगर वो गैस बन जाए तब भी मैस उसका उतना ही होगा। यानी कि मैस किसी भी केमिकल प्रोसेस में, फिजिकल प्रोसेस में, बायोलॉजिकल प्रोसेस में मैस हमेशा कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि हमने जो फ्लूइड अंदर इमेजिन किया था वो फ्लूइड क्या था? वो फ्लूइड स्टेडी फ्लूइड था और इनकंप्रेसिबल था, यानी कि कंप्रेस तो हो ही नहीं सकता। जब कंप्रेस नहीं हो सकता इसका मतलब उसकी डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो फिर जितना मैस इस एंड पर है उतना ही मैस अपर एंड पर भी होगा। तो जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन of mass,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है जी कि मास एट लोअर एंड बराबर होगा मास एट अपर एंड, और मास एट लोअर एंड कितना है डेल m1, अपर एंड पर मास कितना है, अपर एंड पर मास है डेल m2। नाउ स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करते हैं। डेल m1 की पहले वैल्यू हम पुट करेंगे। डेल m1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में है और वो कितनी है ρ1 a1 v1t, तो ये आ जाएगा ρ1 a1 v1t। इसी तरह डेल m2 की ρ2 a2 v2 साथ t आ जाएगा। अब देख रहे हैं क्लियरली t से कैंसिल हो रहा है, हमारे पास बाकी चीज रह गई ρ1 a1 v1, इधर रह गया ρ2 a2 v2। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। याद रखिएगा यही हमारा आज का आर्टिकल था। बेसिकली इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और अब एक और बात जो हम लोगों ने यहां पर डिस्कस की थी वो ये थी कि हमने ये कहा था कि फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है, यानी कि डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, यानी कि लोअर एंड पर जितना फ्लूइड की डेंसिटी है अपर एंड पर भी फ्लूइड की उतनी ही डेंसिटी होगी। जब डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो हम इस इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट हुई तो फिर ρ1 और ρ2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा कि a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। क्या ये नई इक्वेशन है? नहीं स्टूडेंट्स, ये भी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की सिंपल फॉर्म है। अब ये जो इक्वेशन है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है लोअर एंड के ऊपर, दोबारा सुन ले, एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है लोअर एंड पर उतना ही एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है अपर एंड पर। यानी कि मैं कह सकता हूं कि एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। कब? शर्त यह है कि आपका फ्लूइड नॉन विस्कस, इनकंप्रेसिबल और स्ट्रीमलाइन फ्लो हो, फिर तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आइडियल फ्लूइड्स पर लगती है। नाउ स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, तो जरा देखते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है कि प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, किस किस का मल्टीप्लीकेशन, एरिया और स्पीड का, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड velocity of fluid at any point is always constant, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और ये कांस्टेंट होगा क्या, जरा तवज्जो कीजिएगा स्टूडेंट्स, यहां मैं कुछ काम कर रहा हूं और ये आप लोगों ने बड़े ही तवज्जो से देखना। एरिया और स्पीड का जो प्रोडक्ट है, एरिया और स्पीड, अगर आप यूनिट देखो, मीटर स्क्वायर होता है एरिया का यूनिट, और स्पीड का यूनिट देखो मीटर पर सेकंड होता है। ये वो कांस्टेंट होगा।
मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब बनेगा ऊपर, नीचे क्या आया सेकंड। एक तो आपने याद रखना ये कांस्टेंट का यूनिट ये बनता है, लेकिन ये यूनिट हमें क्या बता रहा है जरा देखिएगा तवज्जो से। ऊपर अगर आप देखें मीटर क्यूब है, कुछ याद आता है स्टूडेंट्स? मीटर क्यूब किसका यूनिट है? मीटर क्यूब है यूनिट वॉल्यूम का। नीचे सेकंड आ रहा है, सेकंड तो सबको मालूम है टाइम का यूनिट है, और वॉल्यूम ओवर टाइम को बोलते हैं फ्लो रेट या रेट ऑफ फ्लो। एक सेकंड में कितना लीटर पानी कहीं पाइप में से गुजरे, इसे हम बोलेंगे उसका रेट ऑफ फ्लो। तो एक सेकंड में कितना वॉल्यूम, वो लीटर में भी हो सकता है, यहां स्टैंडर्ड यूनिट में वो मीटर क्यूब में होगा। तो ये जो कांस्टेंट आया है, ये कांस्टेंट, ये एक्चुअली कांस्टेंट क्या है? ये कांस्टेंट फ्लो रेट है। तो ये भी लिख देते हैं आगे, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड, या तो वॉल्यूम पर सेकंड बोल दो, वॉल्यूम पर सेकंड, या फिर क्या बोल दो, और सिंपली फ्लो रेट। ये है हमारे पास फ्लो रेट का कॉन्सेप्ट। तो यानी कि आसान अल्फाज में अगर हम बोलें तो फ्लो रेट क्या है? फ्लो रेट ये है कि एक सेकंड में कितने लीटर, कितने मीटर क्यूब, कितना वॉल्यूम पानी गुजर रहा है किसी खास पॉइंट से। और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फिर क्या कह रही है? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कह रही है कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यानी लोअर एंड पर जो रेट ऑफ फ्लो है, अपर एंड पर भी रेट ऑफ फ्लो उतना ही होगा। यानी लोअर एंड पर अगर एक सेकंड में किसी पॉइंट से 1 लीटर पानी गुजर रहा है, तो अपर एंड पर भी एक सेकंड में 1 लीटर पानी को ही गुजरना पड़ेगा। यानी कि फ्लो रेट या जो फ्लूइड है उसका रेट ऑफ फ्लो वो हमेशा बराबर रहेगा। ये स्टेटमेंट हमें मजीद क्या चीजें सिखा सकती है, आइए जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी तो डिराइव कर ली और उसका रिजल्ट हमारे पास लिखा हुआ है कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। जस्ट इमेजिन करें हमारे पास अगर कहीं पर एरिया है सपोज करें 10 और वेलोसिटी है सपोज करें 5, तो प्रोडक्ट कितना हुआ? 10 5 50। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है किसी और जगह पर अगर आप यही प्रोडक्ट देखेंगे तो 50 ही आना चाहिए, लेकिन सपोज करें मैं उस पॉइंट पर स्पीड बढ़ाकर 5 की बजाय 10 कर देता हूं। अब हमें मालूम है कि प्रोडक्ट तो रहना है कांस्टेंट। अगर ये 10 है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो कि आंसर अभी भी 50 आए? तो 5। इसका मतलब एरिया 5 हो जाएगा। पहले एरिया कितना था? 10, लेकिन क्योंकि आपने वेलोसिटी को 5 से 10 कर दिया, डबल कर दिया, तो आपका एरिया ऑटोमेटिकली 10 से 5 हो गया, यानी कि हाफ हो गया। जब एक चीज डबल करें दूसरी हाफ हो जाए, इसे तो हम कहते हैं ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि यहां से हम ये कह सकते हैं कि एरिया और स्पीड का क्या रिलेशन हुआ? इनवर्स रिलेशन। स्टूडेंट्स, ये इतना इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है और इसकी बहुत सी एप्लीकेशन है, जिनमें से मैं 2 आप लोगों के साथ अभी डिस्कस भी करूंगा। अब हम जरा देखते हैं स्टूडेंट्स कि यहां पर इस रिलेशन को कहीं आप लोगों ने देखा? तो अगर आप लोगों ने कभी एक टैप देखा हो, तो जब इस टैप में से पानी गिर रहा हो, आप अगर गौर किया हो, पानी ऊपर काफी ज्यादा एरिया रखता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आते हुए पानी की स्पीड बढ़ती जाती है, उसका जो एरिया है वो कम होता जा रहा है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है तो उसका एरिया कम हो रहा है। तो स्पीड बढ़ने से एरिया का कम होना बिल्कुल यही तो बताता है कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। आप जितनी स्पीड बढ़ाएंगे, जो फ्लूइड की जो चैनल है, फ्लो चैनल, या उसकी जो सिंपल अल्फाज में जो धार है, वो पतली होती जाएगी। और शहद जैसे अगर आप फ्लूइड को देखें तो उसमें भी ये चीज आपको काफी हद तक नजर आती है। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास रिलेशन है, बच्चे इसके बारे में एक और बात भी पूछते हैं कि सर
स्पीड को बढ़ाने से एरिया को तो फर्क पड़ रहा है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एरिया को बढ़ाने या कम करने से स्पीड को भी वैसा फर्क पड़े? और इसका आंसर है बिल्कुल ऐसा होता है। ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर एक पाइप से हम किसी गार्डन में जैसे पानी दे रहे हो और उससे फ्लूइड जो है वो किसी खास स्पीड से बाहर आ रहा हो, अगर आप लोगों ने नोट किया हो, ऐसा किया भी होगा आप लोगों ने, कि आप उस पाइप को अंगूठे से हाफ कवर कर देते हैं। जैसे ही आप उसको हाफ कवर करते हैं, फौरन से जो पानी है वो बड़ी तेजी से निकलना शुरू हो जाता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ऐसा क्यों हुआ? अगर आप क्लोजली देखें, आपने जब थंब रखा, आपने उस पाइप का एरिया हाफ कवर कर दिया, यानी कि आपने पाइप का एरिया कम कर दिया। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है कि स्पीड और एरिया में इनवर्स का रिलेशन है, यानी जैसे ही आपने एरिया कम किया तो स्पीड ने अपने आप को ज्यादा कर लिया। क्यों ज्यादा कर लिया? क्योंकि हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा कि रेट ऑफ फ्लो सेम रहना है। अगर पहले 1 सेकंड में 1 लीटर पानी बाहर आ रहा था, जब आपने पाइप को आधा कवर कर दिया अंगूठे से, तो क्या 1 सेकंड में अब 1 लीटर आएगा? नहीं आ सकेगा। इसलिए 1 सेकंड में 1 लीटर निकालना है, तो फिर फ्लूइड कैसे निकालेगा 1 सेकंड में 1 लीटर? जब वो तेजी से निकलेगा, ताकि फ्लो रेट जो है वो डिस्टर्ब ना हो, वो कांस्टेंट रहे। तो आपने देखा कि दोनों चीजें ट्रू हैं, कि एरिया बढ़ाएं तो स्पीड कम हो जाएगी और एरिया कम करें तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी। एक और बड़ी जबरदस्त बात, वो भी हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आइए इस लेक्चर का इख्तिताम जो है वो एक एमसीक्यू से करते हैं। ये देखिए, मेरे पास एक पाइप है। इस पाइप का रेडियस यहां पर R1 है और आगे जाकर पाइप जो है वो उसका रेडियस R2 है, और आप देख रहे हैं R2 जो है वो R1 से कम है, यानी कि साइज जो है वो पाइप का छोटा हो गया। कितना है R2? R2 R1 का हाफ है, यानी इससे रेडियस आधा रह गया। दूसरी बात, ये जो वेलोसिटी है यहां पर फ्लूइड की वो V1 है, यहां जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो V2 है। वो पूछता है V2 कितनी होगी? क्या V2 V1 जितनी होगी, V1 का डबल होगी, V1 का 4 टाइम्स होगी, V1 का हाफ होगी? एक बात तो मुझे मालूम है कि यहां पर स्पीड इसके मुकाबले में ज्यादा ही होगी, क्योंकि हमने पढ़ा जहां एरिया कम वहां स्पीड ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां एरिया कम है तो यहां स्पीड ज्यादा होगी। तो यह बात तो हो ही नहीं सकती कि हाफ हो, वो तो हो नहीं सकती, और ये भी नहीं हो सकती। अब या तो वो डबल होगी या 4 टाइम्स होगी। अब ज्यादातर बच्चे इसको सही समझेंगे, क्योंकि अगर आप देखें रेडियस हाफ हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेडियस हाफ होगा तो स्पीड डबल हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स, जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि स्पीड का ये ताल्लुक एरिया के साथ है, रेडियस के साथ नहीं है। तो अगर आप देखें, स्पीड को मैं v कह देता हूं, वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और एरिया क्या होता है? किसी भी सर्कुलर पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां से स्पीड का रेडियस के साथ देखो क्या रिलेशन आया, वो ये है। स्पीड का एरिया के साथ सिंपल इनवर्स रिलेशन है, लेकिन स्पीड रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर आप रेडियस आधा करेंगे तो स्पीड स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब इसमें सही आंसर हमारे पास 4v1 है, कि यहां रेडियस आधा है, इसके मुकाबले में हाफ रेडियस है, लेकिन यहां स्पीड जो है वो 4 गुना ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आपसे मुलाकात होगी